गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग करेंगे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और फिर इसमें अक्टूबर से दिसंबर तक के करंट अफेयर्स को डिस्कस किया गया है। आप इससे पहले के भी करंट अफेयर्स के वीडियो देख सकते हैं हमारे ऑनलाइन यूपीएससी चैनल पे, जिसमें आपको सभी तरह के करंट अफेयर्स मिलेंगे, जैसे कि एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, साइंस, आर्ट एंड कल्चर। ये सब आपको जून से सितंबर तक वीडियो मिल जाएंगे। और फिर आज हम लोग देखते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण रहा अक्टूबर से दिसंबर तक, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं बिम्स्टेक। ये काफ़ी महत्वपूर्ण संस्थान है और संस्थान को जानना यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसको हम लोग देख रहे हैं। तो ये देखिए, हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो फुल फॉर्म है द वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ये इसका फुल फॉर्म है। और फिर इसमें ये बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जो 2016 में हुआ था, वो गोवा में आयोजित किया गया था। और फिर इसका अगला जो होगा, बिम्स्टेक का अगला होगा, ये कहाँ पे होगा, इसको ये नेपाल में होगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि ये हमारे भारत के दृष्टिकोण से भी मतलब कि यहाँ पे हुआ है, तो करंट अफेयर्स के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। इसके अलावा ये संस्था भी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, इस पे देख रहे हैं कि इस शिखर सम्मेलन का मुख्य फोकस जो गोवा में हुआ था, उसका मुख्य फोकस किया गया था आतंकवाद, क्षेत्रीय सहयोग, पर्यटन पर इस पे बात की गई थी, वार्ता की गई थी। तो वार्ता की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि पर्यटन के विकास के लिए, तो इसके लिए व्यक्ति के संपर्क पे जो बढ़ावा देने के लिए वार्ता की गई और इस पे विचार विमर्श व्यक्त किया गया। देखिए, तो इसके लिए इसमें निर्णय लिया गया कि जैसे कि जो बिम्स्टेक है, इसका सांस्कृतिक उद्योग आयोग और भूटान में बिम्स्टेक सांस्कृतिक उद्योग वेधशाला की स्थापना की जाएगी। तो सांस्कृतिक उद्योग आयोग जो होगा, तो बिम्स्टेक के देशों में इसको स्थापित किया जाएगा। और फिर इसको, ये भूटान है, इसको सांस्कृतिक उद्योग वेधशाला यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। तो इसके जो वार्ता है, इसके प्रमुख बिंदु के अंतर्गत ये आता है। इसके अलावा पर्यावरण है जो हम लोग देख रहे हैं, तो पर्यावरण के संरक्षण के लिए इसमें बात की गई, जिसमें कि पेरिस क्लाइमेट चेंज जो दिसंबर 2015 में इसको ये हुआ था, उससे संबंधित जो भी गतिविधियां हैं, जो भी इसमें कहा गया है, उसको फॉलो करने के लिए इसमें सहमति व्यक्त की गई है। और फिर इसके अलावा देख रहे हैं कि निर्धनता की समाप्ति के लिए भी इसमें प्रयास किया गया है, मतलब इसकी समाप्ति पर बल दिया गया है। और फिर इसके अलावा व्यापार, मुक्त व्यापार, जो बिम्स्टेक देश हैं उनके बीच मुक्त व्यापार से संबंधित जो भी वार्तालाप है उस पर भी गौर किया गया है, वार्ता की गई है। और देख लें बिम्स्टेक है क्या, तो जो बिम्स्टेक है यह 6 जून 1997 को इसको स्थापित किया गया। और फिर किसके अंतर्गत, बैंकॉक घोषणा के माध्यम से ये बिम्स्टेक को स्थापित किया गया। और इसके अंतर्गत 7 देश आते हैं, जिसमें कि बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड आते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिए, इसके देश के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। आप देख रहे हैं ब्रिक्स, ये भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण संस्था है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो इसका 8वां जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, वो भी गोवा में आयोजित किया गया था, जिसके थीम हम लोग किसी भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है और जो भी डेज वगैरह मनाए जाते हैं जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो उनके जो थीम है उसको जरूर याद रखना चाहिए। तो इसमें जैसे कि ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स का थीम हम लोग देख रहे हैं, उत्तरदायी, समावेशी और सामूहिक समाधान का निर्माण। तो ये जो 8वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था गोवा में, तो इसके ये थीम है, उसको याद रखिएगा। और फिर अगला जो ब्रिक्स सम्मेलन होगा वो 9वां शिखर सम्मेलन होगा और 2017 में होगा। और कहाँ पे होगा, चीन में होगा। और फिर है कि यह 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का संघ है, जिसमें कि ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका आते हैं। और फिर इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। ये क्वेश्चन इससे पूछ लिया गया था कि इससे ब्रिक्स से संबंधित इसकी स्थापना कब हुई थी। तो ये देखिए, इसकी स्थापना 2009 में हुआ था। और फिर एकातेन
रीन वर्ग में जो रसिया में है उसमें वहाँ पे इसको आयोजित किया गया था पहला ब्रिक्स सम्मेलन। और फिर इसमें जो रसिया पहले ब्रिक था, तो ब्रिक्स कैसे बना है 2011 में जब इसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल हो गया तब ये ब्रिक्स बन गया। तो इसको भी आप लोग याद रखना है कि इसके पहला जो सम्मेलन हुआ था कब हुआ था और फिर कहाँ हुआ था और फिर इसमें दक्षिण अफ्रीका कब शामिल हुआ, इसके अंतर्गत कौन कौन देश हैं, तो इसको आप लोग को याद रखना है। अब देख रहे हैं जो ब्रिक्स बैंक है उसके बारे में देखें कि ब्रिक्स के अंतर्गत जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो इसके अंतर्गत आता है, तो उसके बारे में भी देख लें क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण है। तो देखिए इसमें है कि जो ब्रिक्स बैंक है या फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसको देख लेते हैं। तो ये सबसे पहले जो दिल्ली में चौथे ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था तो उसमें ब्रिक्स बैंक की स्थापना की प्रस्तावना पास किया गया था कि प्रस्तावित किया गया था कि ब्रिक्स बैंक होना चाहिए। फिर जो 27 मार्च 2013 में इसमें 5वें ब्रिक्स सम्मेलन में सभी ने इसमें सहमति व्यक्त की और फिर 15 जुलाई 2014 को फोर्टालेज़ा ब्राज़ील में छठे ब्रिक्स सम्मेलन में पहले दिन इससे संबंधित मतलब कि क्या क्या उसके प्रोसेस कैसे किस तरह का बैंक होना चाहिए और फिर इसमें क्या क्या गतिविधियां हो या फिर किस तरह से इसका मैनेज हो उस पर विचार विमर्श किया गया था। और फिर परिणाम स्वरूप इसको 2014 में इसको स्थापित किया गया और फिर इसको जो मुख्यालय है इसका तो उसको शंघाई मतलब कि शंघाई में बनाया गया, शंघाई को चुना गया, यहाँ पे लिखा है जैसे कि इसका मुख्यालय शंघाई को चुना गया चाइना में है। और फिर इसका क्षेत्रीय कार्य केंद्र जो है वो जोहान्सबर्ग मतलब कि जो अफ्रीका साउथ अफ्रीका में है। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो भारत के होंगे और फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ब्राज़ील के होंगे और फिर बोर्ड ऑफ गवर्नेंस जो होंगे रसिया के होंगे। और फिर जैसे कि इसमें प्रथम अध्यक्ष है भारत के तो कौन है 2015 से केवी कामत इसके इस बैंक के न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो ये 15 जुलाई 2014 में इसको स्थापित किया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है और इसका उद्देश्य देख रहे हैं ब्रिक्स देशों और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में ढांचागत विकास परियोजनाओं के लिए आर्थिक मदद उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। और मुख्यालय जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि शंघाई चाइना में है और इसके अंतर्गत ब्राज़ील, रसिया, भारत, चाइना, दक्षिण अफ्रीका आते हैं और इसके महासचिव हैं केवी कामत और फिर इसके जो अध्यक्ष भी हैं केवी कामत हैं। और फिर यह किसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे पैतृक संगठन है, ये ब्रिक्स का पैतृक संगठन है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये किसका, अगर पूछ लिया तो जैसे कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि ब्रिक्स के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई है तो ये इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग देख रहे हैं भारत का और AARDO के बीच समझौता है। तो AARDO क्या है, अफ्रीका एशिया रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो दोनों के बीच 3 वर्षों के लिए अर्थात 2015-17 के लिए समझौता हुआ है। और फिर यह समझौता की विशेषता यह है कि ये 3 वर्ष जैसे 2015 से 17 के बीच ग्रामीण विकास के क्षेत्र में क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन करना। प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अवधि 2 से 3 सप्ताह होगी। जैसे कि यह इसके अंतर्गत ग्रामीण विकास के लिए जो भी है क्षेत्र स्तर पे इसमें 3 वर्षों तक कार्यक्रम या फिर प्रशिक्षण वगैरह दिया जाएगा। तो ये इस समझौते के अंतर्गत ये कार्य किया जाएगा। और फिर यह इसका महत्व ये है कि इससे अफ्रीका और एशिया देशों के बीच सहयोग बढ़ेगा, जैसे कि प्यास, भूख, अशिक्षा, बीमारी और गरीबी उन्मूलन के दिशा में मदद मिलेगी। और फिर देखिए AARDO के संबंध में हम लोग जान लें कि ये कैसा क्या है। तो यह इसको स्थापित 1962 में किया गया था और यह अंतर सरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है और इसमें एशिया अफ्रीका के 31 देश शामिल हैं और भारत इसका संस्थापक सदस्य है और AARDO का सबसे बड़ा योगदान करता है।
तो जो ARDO है इसका मुख्यालय दिल्ली में ही है और भारत इसके संस्थापक देश में से है। और फिलहाल में कितने इसके जो 31 देश इसमें शामिल हैं इसके अंतर्गत। तो इसको भी आप लोग ARDO क्या है इसको आप लोग याद रखिएगा, और जो चर्चा में है इसको भी याद रखिएगा। आगे हम लोग देख रहे हैं कि मालदीव का राष्ट्रमंडल से इस्तीफा। तो मालदीव जो है हमारा पड़ोसी देश, तो ये हम इसने मतलब इसके ऊपर भ्रष्टाचार और मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित आरोप लगा दिए गए थे, जिसके वजह से ये खुद ही राष्ट्रमंडल को छोड़ दिया और फिर वो मतलब कि इस राष्ट्रमंडल के सदस्यता को त्याग दिया। और फिर जैसे कि अक्टूबर 2013 में गाम्बिया के बाद यह राष्ट्रमंडल छोड़ने वाला नवीनतम सदस्य है। ठीक, तो ये इसमें क्या है कि इससे पहले जो मालदीव है, मालदीव से पहले गाम्बिया जो देश है उसने राष्ट्रमंडल की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था 2013 में। तो ये भी पूछ सकता है कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता छोड़ने वाले फिलहाल में कौन से देश हैं, तो ये मालदीव है और फिर इससे पहले गाम्बिया था। फिर है कि अब है कि मालदीव पर क्या क्या आरोप हैं। यह विपक्षी जैसे कि क्यों इस पे जो आरोप लगाए गए थे जिसकी वजह से खुद छोड़ दिया, ये विपक्षी नेताओं को हिरासत में रखने, उन पर अत्याचार करने, पूर्व राष्ट्रपति के कैद को अवैध पाए जाने इत्यादि मतलब इससे पे आरोप लगाए गए थे मालदीव पे, जिसके कारण यह खुद राष्ट्रमंडल की सदस्यता त्याग दिया। अब है कि अब देखते हैं कि राष्ट्रमंडल क्या है। तो इसको हम लोग देखें, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है और फिर इसकी स्थापना 1949 में हुई थी और यह सदस्य देश, इसके सदस्य देश जो हैं 52 है। और इसकी स्थापना जैसे कि ये राष्ट्रमंडल के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं, जहाँ पे ब्रिटिश ने शासन किया था, उपनिवेश जहाँ जहाँ पे थे इसके, तो वो इसके सदस्य देश में शामिल हैं। और फिर इसमें अंतिम रूप से सम्मिलित होने वाले जो देश हैं, जैसे कि हम लोग पहले देखे गाम्बिया और देखे और फिर क्या देखे मालदीव, उन्होंने सदस्यता छोड़ दी, लेकिन जो नया सदस्यता हासिल करने वाले देशों में है वो रवांडा और मोजाम्बिक है। तो इसको भी हम लोग को याद रखना है कि इसमें सम्मिलित कौन कौन हुए, तो इसको भी याद रखिएगा। अब है कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, यह इस बुरुंडी, दक्षिण अफ्रीका और गाम्बिया ने ICC की सदस्यता त्याग दी। तो जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसकी सदस्यता बुरुंडी और दक्षिण अफ्रीका और गाम्बिया ने त्याग दी। बाद में देखिए रसिया ने भी इसकी सदस्यता नवंबर में त्याग दी थी। और फिर यह है कि युगांडा और केन्या जैसे देश भी इसके सदस्यता छोड़ना चाहते हैं। तो इसको भी याद रखिएगा कि अब जो भी है सदस्य से इसकी सदस्यता किसने छोड़ दी है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और फिर ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो ये क्यों सदस्यता छोड़ी, इसकी आलोचना क्या है, क्यों, तो इसका आलोचना के पक्ष हैं कि इस न्यायाधिकरण का अभाव, जैसे कि यह जो USA है, चाइना है, रसिया है इत्यादि के संबंध में कोई स्ट्रिक्ट जो भी है कदम नहीं उठा पाता है इससे संबंधित, तो ये इसके आलोचना के पक्ष है। फिर है कि संकीर्ण आदेश, जैसे USA और सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी जो भी देश हैं, जिसमें कि USA हो गया, USA, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस और फिर रसिया हो गया। तो ये सभी जो भी देश हैं तो वो उसके मतलब कि उसके खिलाफ ये कोई स्ट्रिक्ट कदम नहीं उठा सकता है। तो ये संकीर्ण आदेश भी कहा जा सकता है कि ये मतलब कि स्ट्रिक्टली कोई कदम नहीं उठा सकता है, तो ये भी इसका आलोचना के पक्ष है। और फिर है कि कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं है, तो यह अपने अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सहयोग पर निर्भर करता है, क्योंकि यह मतलब कि कोई भी निर्णय लेने के लिए जो भी शक्तिशाली देश हैं उससे संबंधित यह निर्णय नहीं ले सकता है, तो अपने निर्णय के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर निर्भर रहता है। तो इसकी ये भी कमजोरियां हैं। और बाकी देख लें कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, तो इसकी स्थापना 17 जुलाई 1998 को हुआ था और इसके वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 124। तो इसको भी ये याद रखना है। अब है कि अब देख रहे हैं ग्वादर बंदरगाह,
ग्वादर पोर्ट, तो ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये काफ़ी मतलब सुर्खियों में रहा है, तो इसको भी हम लोग को अच्छे से तैयार करना है, इसको पढ़ना है। तो इसके अंतर्गत जो ये ग्वादर पोर्ट है, इसको चाइना बना रहा है पाकिस्तान में, तो यह चाइना भारत का आर्थिक गलियारा हुआ। और फिर इसे सीपेक जो है इसके मतलब कि इसको कहा जाता है। और फिर यह ग्वादर बंदरगाह चाइना पाकिस्तान आर्थिक गलियारा का प्रमुख स्थान है, और इस पोर्ट के माध्यम से चाइना, अफ्रीका, मध्य एशिया, दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व एशिया में एक अंतर्राष्ट्रीय मार्ग खोला जाएगा। तो ये ऐसा मतलब कि जैसे कि वो जो ग्वादर पोर्ट है, तो वो एक मतलब कि ऐसा स्थान है जहाँ से चाइना अफ्रीका, मध्य एशिया और दक्षिण एशिया में मध्य पूर्व एशिया में अपना आसानी से व्यापार व्यवसाय कर सकता है इसके माध्यम से। तो इसके लिए चाइना के लिए महत्वपूर्ण है। और फिर है कि भारत इसे जो सीपेक है इस गलियारे से नाखुश है, क्योंकि यह पाकिस्तान अधिकृत पाक से होकर गुजरता है। तो जो ये सीपेक है आर्थिक गलियारा है, वो जो हमारा पोक है मतलब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, उस एक विवादित क्षेत्र है, वहाँ से यह गुजरता है ये गलियारा। और इससे ये साबित होता है कि जो चाइना है वो इसको मतलब कि पाकिस्तान का पार्ट समझता है, तो इसलिए भारत इस सीपेक से नाखुश है। अब है कि ग्वादर बंदरगाह, तो इसके बारे में जान लें। ये अरब सागर में स्थित गर्म जल गहरा समुद्र बंदरगाह है, मतलब कि अरब सागर में है। और फिर यहाँ पे गर्म जल के स्रोत हैं, और फिर यह गहरा समुद्र, यहाँ पे समुद्र जो है मतलब कि गहराई पे है। और यह होर्मुज़ जलडमरू मध्य के लगभग बाहर फारस की खाड़ी के मुहाने पर दक्षिण एशियाई, मध्य एशियाई और पश्चिम मध्य एशियाई के मध्य स्थित है। तो ये इसकी विशेषता है जैसे कि हम लोग देख रहे हैं। तो ये हो गया ये जो ग्वादर पोर्ट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ये ग्वादर पोर्ट है, ठीक। और फिर ये पाकिस्तान है, और फिर ऐसे होते हुए ये चाइना के क्षेत्र में कासनगर है, और ये यहाँ तक जाएगा। और फिर इसके अलावा ये इधर से भी ज्वाइंट हुआ है, जैसे कि मध्य, जैसे कि ये जो मध्य एशिया है वहाँ से भी संपर्क स्थापित कर सकता है इसके माध्यम से। और फिर इसके अलावा फिर ये दक्षिण अफ्रीका से भी अफ्रीका महादेश से भी ये संपर्क यहाँ से आसानी से प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए ये काफ़ी ही मतलब कि महत्वपूर्ण है। और फिर ये मतलब कि भारत इस सीपेक से काफ़ी नाखुश है। तो ये जो पूछ सकता है क्वेश्चन कि ग्वादर पोर्ट जो है वो कहाँ है, और फिर इसके मतलब कि इसके अंतर्गत चाइना जो है कहाँ कहाँ क्षेत्र अपना कहाँ कहाँ व्यापार व्यवसाय कर सकता है, तो वो आप लोग देखना है। और फिर यहाँ पे नोट देख रहे हैं कि यह पोर्ट 2.5 अरब डॉलर की एक बड़ी ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन परियोजना का हिस्सा है, और एक हिस्से के रूप में एक फ्लोटिंग लिक्विफाइड नेचुरल गैस फैसिलिटी की साइट भी है। यहाँ से जो भी है ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन यहाँ पे इसी के माध्यम से, जैसे कि ग्वादर पोर्ट है, तो यहाँ से जो ईरान है, तो ईरान से यहाँ आसानी से जा सकता है इसके माध्यम से तो चाइना में। तो इसके लिए भी ये महत्वपूर्ण स्थान रखता है ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के लिए। अब है कि जो सीपेक है यह राजमार्गों, रेल मार्गों और पाइपलाइनों से मिलकर बना है, और इसकी लंबाई 3218 किलोमीटर लंबा मार्ग है। और यह ग्वादर बंदरगाह व चीन के झिंजियांग प्रांत को जोड़ेगा। तो ये जो ग्वादर पोर्ट है वह चाइना के मतलब कि जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे जो ये ग्वादर पोर्ट है यहाँ से जाएगा, तो फिर इधर भी जा सकता है, और फिर यहाँ से भी मतलब इस तरह से भी ये कर सकता है। तो ये इसका जो ये वाला पाकिस्तान वाला रूट है तो इसके लिए आसान पड़ेगा, और फिर आसानी से व्यापार व्यवसाय कर सकता है। ये एक चीज़ देखिए यहाँ पे ये बे ऑफ बंगाल लिखा है, ये मैप में थोड़ा कोई गलती के कारण यहाँ पे लिख दिया गया है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल तो इधर साइड में है और यहाँ पे लिख दिया पता नहीं क्यों। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये रहा हमारा
ये रहा ग्वादर पोर्ट, और इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। और ये वन बेल्ट वन रोड क्या जो पाकिस्तान का ये परियोजना है उसका भी एक पार्ट है, महत्वपूर्ण पार्ट है। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है चाइना और एशिया को जोड़ना इसका सीपे का महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से उद्देश्य है। और फिर अब देख रहे हैं IMT त्रिपक्षीय राजमार्ग इंडिया म्यांमार थाईलैंड। यह 1990 मील अर्थात 3200 किलोमीटर की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जो भारत को आसियान क्षेत्र से जोड़ेगा। तो ये त्रिपक्षीय मार्ग है जो भारत को आसियान से जोड़ेगा। तो और फिर यह राजमार्ग मणिपुर के मोरे मांडले शहर म्यांमार में जो है के रास्ते माईसोत जिला जो थाईलैंड में है उसको ये जोड़ेगा। और फिर यह जो है मार्ग है IMT मार्ग है, यह एक ईस्ट पॉलिसी का एक हिस्सा है। और यह देखिए यहाँ पे बांग्लादेश भी जो है बिम्स्टेक का सदस्य है वो भी इससे जोड़ना चाहता है। जो IMT त्रिपक्षीय मार्ग है उससे बांग्लादेश भी जोड़ना चाहता है। अब ये देखते हैं IMT जो राजमार्ग है वो कहाँ कहाँ से गुजरा है। देखिए ये हो गया हमारा, ये भारत हो गया यहाँ पे, और फिर ये म्यांमार हो गया, और फिर यहाँ पे होते हुए थाईलैंड यहाँ तक आएगा। देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि ये देखिए यहाँ पे मणिपुर है, तो ये यहाँ पे दिखा रहा है कि मोरे जो हम लोग स्थान देखे वहाँ से होते हुए फिर यांगून जाएगा, और फिर ये मांडले जाएगा, और फिर यांगून होते हुए माईसोत जो जिला है थाईलैंड का उस तरह से ये जाएगा। तो ये रहा आर्थिक गलियारा, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ से काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि भारत के जो आसियान देशों से संपर्क इससे महत्वपूर्ण जो भी संबंध है उससे बढ़ावा मिलेगा, और भारत के आर्थिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी यह IMT राजमार्ग काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब है कि हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस। तो भारत ने अमृतसर में हार्ट ऑफ एशिया के 6वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी की, और इसके अमृतसर घोषणा में जो भी वार्ता हुई उससे संबंधित जो घोषणा हुई उसमें है कि आतंकवाद के जैसे कि आतंकवाद पे बल दिया गया कि उसके कोई भी प्रत्येक रूप को समाप्त किया जाएगा। और फिर यह मानवाधिकार के जो भी है मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की, मतलब कि इन देशों में जो भी हार्ट ऑफ एशिया के देश हैं उसमें शामिल होने वाले, तो वो अपने यहाँ मानवाधिकारों की मतलब कि घोषणा में कोई कमी नहीं करेंगे। और फिर गैर टैरिफ बाधाओं को दूर करने के लिए व्यापार से संबंधित गैर टैरिफ बाधाओं को दूर करने से संबंधित जो भी है सहमति व्यक्त की गई। और फिर है कि अब देखें हार्ट ऑफ एशिया की शुरुआत कैसे होती है। इसकी शुरुआत 2011 में की गई थी, और इसके सदस्य देश 14 हैं, 16 अन्य देश हैं, और 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन इससे संबंधित हैं। और यह मंच पाकिस्तान और उसके पड़ोसी देशों के बीच सुरक्षा, राजनीतिक और आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया है। तो हार्ट ऑफ एशिया का जो भी उद्देश्य है, तो ये जैसे कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान से संबंधित जो भी देश हैं उससे संबंधित सुरक्षा, राजनीतिक और आर्थिक सहयोग स्थापित करने के लिए इसको या प्रोत्साहित करने के लिए हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जाता है, जिसका भारत भी एक सदस्य देश है। और फिर जो भारत में यहाँ पे देखिए कि भारत में जो अभी हार्ट ऑफ एशिया 2016 में सम्मेलन होगा, तो वो कितना था, 6वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन था। तो ये हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस क्या है, और भारत में ये जो आयोजित किया गया कितने नंबर का है, इसको भी याद रखना है आप लोगों को। और फिर ये महत्वपूर्ण ये है कि ये हार्ट ऑफ एशिया का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब है कि हार्ट ऑफ एशिया जो है वो इसके अंतर्गत जो देश आते हैं आपको पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, अजरबैजान, चाइना, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, सऊदी अरब, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात। तो ये आप लोग को पूरा तो याद नहीं होगा, लेकिन ये जैसे कि इसकी कंडीशन जो भौगोलिक स्थिति है वो हमारे एग्जाम में पूछ सकता है, उसको हम लोग को याद रखना है।
तो देखिए इसकी भौगोलिक सीमा को हम लोग देख लें तो जैसे कि हमारा हो गया इंडिया, ये हो गया ठीक, अब पाकिस्तान ये हो गया, आपका अफ़गानिस्तान ये हो गया, ईरान ये हो गया, और फिर यहाँ अफ़गानिस्तान के ऊपर हम लोग ये जो हम पॉइंट देख रहे हैं ये हो गया तुर्कमेनिस्तान, उसके ऊपर ये हो गया आपका उज़्बेकिस्तान, और फिर यहाँ पे हो गया आपका किर्गिस्तान और ये तजाकिस्तान। तो ये बारीकी से आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि जो भी मध्य एशिया मतलब कि मिडिल ईस्ट के जो भी देश हैं उसको पूछने की काफ़ी संभावना रहती है, एग्जाम में बार बार पूछ लेता है कि ये कौन कौन मतलब कि स्थिति क्या है, इसके बगल में कौन सा है। जैसे कि अगर पूछ ले कि अफ़गानिस्तान के जो भी पड़ोसी देश हैं कौन कौन हैं, तो आप लोग को याद रखना है कि जैसे कि इससे ज्वाइंट होता है ईरान होता है, फिर आपको यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान होता है, फिर उज़्बेकिस्तान होता है, किर्गिस्तान होता है, किर्गिस्तान इससे नहीं टच करता है, यहाँ पे होगा तजाकिस्तान। तो ये पड़ोसी देश है, इधर पाकिस्तान भी टच करता है। तो ये इसकी स्थिति आप लोग को याद रखनी है। और फिर यहाँ पे जो है ये वाला पार्ट है, तो ये कौन सा है, ये आपका हो गया कैस्पियन सी, ये हो गया कैस्पियन सी, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये कैस्पियन सी हो गया। फिर इसके बगल में अजरबैजान है, इसका सदस्य देश है हार्ट ऑफ एशिया का, और फिर यहाँ पे होगा पर्शियन गल्फ, और ये रहा इसकी भौगोलिक स्थिति। तो इसको भी हम लोग को याद रखना है कि ये क्या क्या है। और फिर ये यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो ये हो गया, सॉरी यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं ये हम जैसे बताएं कि यहाँ पे पर्शियन गल्फ है, तो इसको आप लोग, और फिर ये भी है यूनाइटेड अरब अमीरात भी है, यूएई इसके सदस्य देश में शामिल है। तो इस भौगोलिक स्थितियों को आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में यही सब पूछ लेता है कि किसके बगल में कौन सा है और फिर क्या क्या स्थितियाँ रही हैं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और अब देख रहे हैं पर्यावरणीय शरणार्थी। तो ये क्या है, जैसे कि कॉन्सेप्ट जैसे पूछ लिया एग्जाम में कि पर्यावरणीय शरणार्थी क्या है, तो इसको हम लोग को जानना है। यह जैसे लिखा हुआ है विश्व स्तर पर तेजी से बढ़ती संख्या में लोग सूखा, अकाल, समुद्र स्तर में वृद्धि और जलवायु परिवर्तन जन्य अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण विस्थापन का सामना कर रहे हैं। इन्हें ही पर्यावरणीय शरणार्थी के रूप में चिन्हित किया गया है। तो ये पर्यावरणीय शरणार्थी क्या हैं, जो सूखा, अकाल, समुद्र स्तर में वृद्धि और जलवायु परिवर्तन से त्रस्त हैं और उनका शिकार हैं, तो वो लोग पर्यावरणीय शरणार्थी कहलाते हैं। तो ये पूछ सकता है, तो ये आप लोग को याद रखना है। और फिर ये इसमें जैसे कि इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट मॉनेटरी सेंटर जो है उसके अनुसार जो 2008 के बाद से 24 मिलियन लोग प्रतिवर्ष प्राकृतिक आपदाओं के कारण विस्थापित होते हैं। तो इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट मॉनेटरी सेंटर है, इसने ये दिया है कि मतलब कि इतने लोग 2008 के बाद प्राकृतिक आपदाओं से जो हैं प्रभावित हो रहे हैं और एक जगह से दूसरे जगह विस्थापित हो रहे हैं। तो इसके भी कोटेशन को मतलब कि पूछ सकता है कि किसके अनुसार, तो ये मतलब कि इतने लोग शिकार हैं आपदा से, प्राकृतिक आपदा से और विस्थापित हो रहे हैं। तो इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट मॉनेटरी सेंटर, इसको भी आप लोग को याद रखना है। और अब देखें दक्षिण चीन सागर में जीसा और नानसा द्वीप। तो ये क्या है, जीसा और नानसा क्या द्वीप क्या है, तो यह दक्षिण चीन सागर के पार्सल और स्पैटली द्वीपों का चीनी नाम है। तो ये जैसे पार्सल और स्पैटली द्वीप है जो दक्षिण चाइना सी में है, उसका यह चाइनी नेम है, जिसमें पार्सल द्वीप जो है उसको जीसा और स्पैटली नानसा द्वीप के नाम से जाना जाता है। और फिर जैसे कि 1946 से पहले दोनों द्वीप जापान के पास थे, लेकिन अब चाइना के पास हैं 1946 के बाद से। और फिर चाइना द्वारा दक्षिण चीन सागर के दावे को, जैसे कि चाइना हमेशा दावा करता रहता है कि जो भी दक्षिण चीन सागर है उसके जो भी संसाधन हैं या फिर वो पूरा क्षेत्र चाइना के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इस दावे को वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, ताइवान इत्यादि चुनौती देते हैं।
इसकी स्थिति को देख लें। ये हो गया हमारा साउथ चाइना सी, और फिर ये हो गया पार्सल न्यूजीलैंड, और यहाँ पे एस्पेर्टली न्यूजीलैंड है। तो ये चाइना रहा, और फिर ये ताइवान है, फिर वियतनाम है, ब्रुनेई, फिर मलेशिया है, फिलीपींस है। तो ये इसके मतलब आसपास हैं। तो और फिर इनका भी ये क्षेत्र पड़ता है। तो ये लोग भी अपना दावा प्रस्तुत करते हैं, और चाइना तो इस पर पूरा जो भी है पूरे क्षेत्र को अपना करता है। तो ये मतलब कि आपको ये याद रखना है कि जो साउथ चाइना सी हैं, इसके मतलब कि कौन कौन देश इसके मतलब अटैच में हैं। तो ये भी विवाद किन के बीच में है, तो ये भी आप लोग को याद रखना है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, काफ़ी सुर्खियों में रहा है। तो एग्ज़ाम में पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। तो आप लोग इसकी स्थिति को बारीकी से याद रखिएगा। जैसे कि यहाँ फिलीपींस हो गया, ताइवान हो गया, ब्रुनेई हो गया, मलेशिया हो गया, वियतनाम हो गया, चाइना हो गया। तो इसके स्थिति को आप लोग डीपली देख लीजिएगा, और हमेशा मैप को दिमाग में रखिएगा। और आज इतना ही। आज के लिए जो इंटरनेशनल अक्टूबर से दिसंबर तक इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स था वो हम ख़त्म हो चुका। और फिर आगे हम लोग और भी जो भी करंट अफेयर्स हैं अक्टूबर से लेके दिसंबर तक उसको कवर करेंगे, और जल्द ही ख़त्म करके जून से जो भी आगे जनवरी 2017 से आगे के करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसको जितना जल्दी हो ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। और फिर आज के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक उसको मैंने कवर किया। अगर कोई भी त्रुटि हो गई उसको क्षमा कर दीजिएगा, और फिर उसमें आप लोग कमेंट कीजिएगा, और मैं उसमें पूरा सुधार करने के प्रयास करूँगी, और अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस करने के प्रयास करूँगी, ताकि आप लोग को अच्छे से मैटर पहुँच सके। आप लोग को बिना सुविधा के कोई भी बिना दिक्कत के आईएएस के एग्ज़ाम के मैटर मिल सके, करंट अफेयर्स के मैटर मिल सके, वो भी हिंदी मीडियम से। तो अगर आपको कोई भी ये वीडियो अच्छा लगता है ये तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोग इसका लाभ उठा सकें। जो अभ्यर्थी हैं, यूपीएससी एस्पायरेंट्स हैं, इसका लाभ उठा सकें, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही कम मात्रा में करेंट अफेयर अवेलेबल रहता है, जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस संदर्भ में आप लोग ध्यान देते हुए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, किसी को सजेस्ट कर सकते हैं मेरे चैनल के बारे में, ताकि मेरा कोई भी वीडियो आपको आसानी से पहुंच सके। और फिर मैं जल्द ही जो भी करंट अफेयर्स है उसको पूरा आपको अवेलेबल कराने की कोशिश करूंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।